जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्ज़ाम 14 मई के दिन होने वाला है, यह 14 मई का डेट अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। यानी कि आज आपका 8 मई हो गया। आज से पाँचवा यानी कि छठा दिन आप सभी को 689 पद बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए अगर फॉर्म डाले हुए हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम में बैठना होगा। तो इस सेशन में हम लोग एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम लोग एक एक अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इस सेशन में कवर कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के प्रश्न संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करेंगे और इस सेशन के साथ जुड़ कर के रहिए। चूँकि इस सेशन में हम लोग यानी कि जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है और जीके जीएस तो है ही, यानी कि इन सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन के साथ लास्ट तक जुड़ कर के रहिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए कि आप टोटल 60 प्रश्न में कितना प्रश्न कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पे आने से पहले अगर आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित अपलोड किया जाए तो यूट्यूब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन दे दे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे अगर नए चैनल पे होंगे तो, और बगल वाले बेल आइकन को तो दबा ही दिए होंगे उम्मीद करते हैं, और साथ साथ सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न आपसे हिंदी से पूछा जा रहा है कि सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है। तो देखिए आप सभी कारक के बारे में पढ़े होंगे और इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सरल वाक्य हो जाएगा, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो देखिए 76 पद जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है और आज तक जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, बस ऑप्शन को बदल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कमल का पर्यायवाची का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए, पंकज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। और इसके साथ साथ नीरज भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कमल का ही पर्यायवाची होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सरोज जो होता है कमल का ही क्या होता है, पर्यायवाची होता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जलज होता है कमल का ही पर्यायवाची होता है। और इसके बाद कंज भी किसका होता है, कमल का ही होता है। ध्यान से लीजिए, लिख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर यहीं से आ गया आपका, ध्यान रखिएगा अगर याद करके जाते हैं तो। राजीव जो हो जाएगा कमल का ही पर्यायवाची हो जाएगा, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए आप सभी लोग। और मैं लिखवा देता हूँ अंबुज जो हो जाएगा कमल का ही पर्यायवाची हो जाएगा, अंबुज जो हो जाएगा कमल का ही पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद पुष्कर जो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्कर। इस सभी को लिख लीजिए। इसके साथ साथ पुंडरीक भी हो जाएगा और नलिन भी होता है। क्या होता है, नलिन भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा। इतना कमल का पर्यायवाची होता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन पे चले जाइएगा आप सभी लोग, यानी कि जलज होता है, जलद नहीं होता है, कट गया, मदन नहीं होता है, चला नहीं होता है, अरविंद होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए लोहे के चने चबाने का मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि संघर्ष करना। क्या करना, संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप सभी लोग रिजल्ट लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदारी से जो संघर्ष करता है उसे क्या होता है, सफलता जरूर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, हाथों हाथ
में कौन सा समास है? देखिए हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो आप सभी लोग अव्ययी भाव समास ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर दीजिएगा। देखिए अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका होता है, यानी कि एक जैसे दो शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आए तो क्या होता है? यानी कि द्वंद्व समास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, यानी कि रातों रात। ये देखिए यहाँ जो अक्षर है वहां पर भी रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? यानी कि अव्ययी भाव समास होता है ऐसे शब्दों में। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही यानी कि शुद्ध नहीं है? देखिए शुद्ध नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, उज्ज्वल क्या है? शुद्ध नहीं है। उज्ज्वल क्या है? 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब उज्ज्वल क्या हो जाएगा? शुद्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें उज्ज्वल सही कैसे लिखाता है तो ध्यान दीजिएगा, उ आधा ज वल ऐसे लिखाता है सही। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 8 नंबर, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? देखिए राजा रानी में भी क्या है? आप सभी लोग बता दीजिएगा, यानी कि समास है। ठीक है ना, इसमें भी क्या है? समास है। उसके पास राजा रानी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास आप सभी लोग बताइएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात किया जाए कि यानी कि आपका राज्याध्यक्ष, राज्याध्यक्ष में क्या है? यानी कि अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इसमें तीनों क्या है? तीनों में समास है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटोगोनिस्ट? एंटोगोनिस्ट का बताना है, सिमिलर मीनिंग क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ओपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपोनेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 10 नंबर प्रश्न है इंग्लिश से ही आपका, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसेन का बताना है। तो देखिए इनसेन का लास्ट वाला दो गो देख लीजिएगा, सेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नाउ इज। क्या होगा इसके लिए? आपका ऑप्शन सही जवाब आप सभी को बताना है। तो इंग्लिश के लिए इसका सही जवाब का अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, इडिबल होगा। क्या होगा? इडिबल होगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेश इन नेम ओनली। ठीक है, इन नेम ओनली का बताना है, क्या होगा आपका सही जवाब? यानी कि 12 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, नोमिनियल का नाम ध्यान रखिएगा, नोमिनियल का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फिल ऑफ द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इंडिपेंडेंस हैज ब्राउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मोर लेस डैश इक्वल। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेश आयरोनिंग आउट। देखिए इसका आयरोनिंग आउट बताना है। तो देखिए 14 का सही जवाब का अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग डी बता दीजिएगा, मॉडिफाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइनिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, आप सभी लोग देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इरर। इरर सेंटेंस बताना है आप सभी को कौन सा होगा। तो 15 का सही जवाब का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सामाजिक अध्ययन है, यानी कि जिसे जीके बोला जाता है, जनरल साइंस। जनरल साइंस के प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विदेश यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। देखिए कौन पहले आया था उसी क्रम में आप सभी को बताना है। तो देखिए फायान जो आया था यानी कि 405 से 411 ईस्वी में आया था। उसके बाद अगर बात करें हेनसांग का तो यानी कि 443 ईस्वी में आया था। तो देखिए यहीं पर आपको मिल गया, पहले ए आया उसके बाद ए और तीसरा बार ए आया।
ठीक है। तो पहले हेनसांग फायान होगा, दूसरा हेनसांग और तीसरा क्या होगा, थॉमस रो होगा। इसलिए आप सभी लोग अगर ऑप्शन को देखिएगा तो 2, 3 और 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 17 नंबर। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था? तो आर्यभट्ट आप सभी लोगों को पता होगा, जिन्होंने शून्य को खोजा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? देखिए आपको पता होगा सिकंदर महान ने 326 में क्या किया था, ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और राजा पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर इससे यानी कि भिड़ हुई थी, यानी कि लड़ाई हुई थी और पोरस को हराया था कौन, सिकंदर। ठीक है। और इसका मृत्यु जो हुआ था 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गया था, ध्यान रखिएगा इससे भी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 19 नंबर। 13वीं सदी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। देखिए इसको बताना है कि कौन से यानी कि वह विद्वान थे, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो आपको पता होगा रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन नंबर बी, जो इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया? 1320 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह मध्य एशिया के थे, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह यानी कि शाह ने बनवाया? देखिए दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनवाने का काम किया अकबर ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि ये हुमायूं का जो पिताजी थे उसका नाम क्या था, सॉरी हुमायूं किसके बाबूजी थे? तो अकबर के बाबूजी। तो अकबर किसके पिता था? हुमायूं का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का यानी कि 24 नंबर। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है राजेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि 14 नवंबर, जिसे बाल दिवस भी मनाया जाता है, 14 नवंबर यानी कि 1889 को हुआ था। कहाँ हुआ था? यानी कि प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर। डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा दांडी मार्च जो छेड़ा गया था आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी जी ने यानी कि 1930 में दांडी मार्च यानी कि 6 अप्रैल, और डेट भी ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल और 1930 में दांडी मार्च की क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, अप्रैल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 28 नंबर है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो आप सभी को पता होगा कि गरम दल के नेता थे कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं का यह कथन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहीं पर आप सभी लोग एक और प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि जो आपका यानी कि भारतीय अखिल किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कहाँ? लखनऊ। और किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद का नाम ध्यान रखिएगा, वही क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 30 नंबर। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें 31 नंबर, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की रचना की थी? तो ध्यान रखना होगा यानी कि दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि देखिए अगला प्रश्न है आप सभी का 32 नंबर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी, यानी कि बंद करवाया था, रोक लगवाया था? आप सभी को पता होना चाहिए कि विलियम बेंटिंक। कौन हो जाएंगे? विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। और किसके अनुशंसा पर? तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय,
किसके अनुशंसा पर? राजा राम मोहन राय की अनुशंसा पर। कब बंद हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1829 की 1829 में समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 33 नंबर। लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, अब्राहम लिंकन। ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होता है? तो ध्यान रखना होगा 21 वर्ष पंचायत चुनाव के लिए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायत की क्या थी? की थी सिफारिश की थी, ठीक है ना। और आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना था यानी कि जनवरी 1957 में की गई थी, ठीक है ना। इस बात को जनवरी 1957 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 36 नंबर। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 36 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी को बताना है कि देख लीजिए 37 नंबर जो आपका प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब देश का अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है? तो आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर 37 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को, और 2 ऑप्शन दिखा देते हैं। पहले ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, संविधान विधि प्रधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, आपके सामने 38 नंबर है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर। उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकता है? किस स्तर तक और कहाँ कर सकता है? तो देखिए इसमें उसको आज़ादी दिया गया है, और ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी, ठीक है, किसी न्यायालय में कर सकता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10 वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष उनका कुल आयु पूरा हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो इसमें 6 वर्ष नहीं दिया है तो 65 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 41 नंबर। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन था, यानी कि कौन रहा था? तो राफेल नडाल का नाम आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयननाथ किस दिन होता है? तो ध्यान रखिएगा 43 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन ए 22 दिसंबर हो जाएगा, जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है? तो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और बंगाल से, इन चारों राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है। गीतांजलि एक्सप्रेस देश के बीच चलती है? तो हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर। दक्षिणी नवल कमांडर का मुख्यालय बताना है? तो दक्षिणी नवल कमांडर का मुख्यालय हो जाएगा आप सभी का कोचीन का नाम आप सभी लोग ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो देखिए अगर बात किया जाए सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1949 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर बीएसएफ का बात किया जाए तो 1965 में इसकी स्थापना हुआ था, और सीआईएफ का बात किया जाए तो 1983 में इसका स्थापना हुआ था, और असम राइफल का बात किया जाए तो 1935 में इसका स्थापना हुआ था। बताइए इसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो आप सभी को आंसर पता चल ही गया होगा, यानी कि ऑप्शन डी असम राइफल, चूंकि यही सबसे पुराना स्थापित क्या है, यानी कि पैरामिलिट्री दल है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब असम राइफल को ध्यान रखिएगा, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, पूर्व नवल कमांडर का मुख्यालय बताना है। तो यह विशाखापट्टनम में है। आप सभी लोग ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है। तो वंदे मातरम क्या है, भारत का राष्ट्रगीत है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखने का काम किया। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के जो आपका अधिवेशन हुआ था, यानी कि उसी अधिवेशन में इसे क्या किया गया था, गाया गया था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 51 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है। तो मयूर या मोर ध्यान रखिएगा, जिसे मयूर भी कहा जाता है और मोर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थापित है। तो बहुत आसान प्रश्न है, वडोदरा। आप सभी लोग बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो देखिए कोचिंग बंदरगाह का अगर बात किया जाए तो देखिए 55 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर। देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो गुवाहाटी। आप सभी ऑप्शन ए को बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न है, ASLV का पूरा नाम बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे पहले का राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापित हुआ था यह। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी निकलती है। ध्यान, इसी रामगंगा नदी इसी से होकर के गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है आप सभी का, डोरस्वामी अयंगर डैश बजाते थे। तो देखिए वीणा बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 59 का सही जवाब बी। 60 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो तमिलनाडु। ऑप्शन ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 60 प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न थे, यानी कि चाहे वह बिहार पुलिस मद निषेध या बिहार पुलिस दरोगा में इसी लेवल के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। और आगे भी 14 मई के दिन बिहार पुलिस में इसी लेवल के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी कमेंट में बताइए आप सभी का कितना स्कोर इस 60 प्रश्न में हो पाया। अगर आप सभी को कोई प्रश्न को लेकर के डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से प्रश्न को लेकर के आपका डाउट है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।